हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू हमारे सीपी स्मार्ट क्लासेस में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज हमारी अगली स्लाइड की जो ये आज की स्लाइड है वो भारतीय इतिहास के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम फिर से। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, आपको बताना है। कोई एक ऑप्शन है जो यहाँ पे मैच नहीं है। ठीक है, तो हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध। तो देखिए, बक्सर का युद्ध जो था 1764 और उसमें हेक्टर मुनरो एक तरफ जो अंग्रेजी सेना की तरफ जो नेतृत्व कर रहे थे वो यही थे, मुनरो। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, तो भाई ये भी बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ है। लॉर्ड वेलेस्ली के समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध यानी 1799, ये भी बिल्कुल सही है। जो लोग गवर्नर जनरल वॉइस रॉय वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं या जिन्होंने ये इंडिविजुअली ये सारे युद्ध वगैरह पढ़े हैं वो आराम से इसको बता सकते हैं। अभी बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो भाई कॉर्नवालिस के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ था। अगर यहाँ मराठा की जगह मैसूर लिख दिया होता तब ये ऑप्शन तो राइट हो जाता, बट तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो कॉर्नवालिस के समय नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, और मतलब ऑप्शन सही है, ये आपका मिलान गलत है। ठीक है, तो राइट होगा डी, क्योंकि हमें गलत बताना था, तो राइट ऑप्शन डी है। ठीक है, डी पे जो लोग मार्क करे थे वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध हेस्टिंग्स के समय में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कॉर्नवालिस के समय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। ओके, तो सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? ये थॉमस मुनरो जिन्होंने, आपको याद होगा रैयतवाड़ी सिस्टम से जो थोड़ा सा रिलेटेड है, तो ये उन्हीं की बात हो रही है, सर थॉमस मुनरो। तो किस वर्ष में मद्रास के गवर्नर रहे? 1820, 27, 19, 26, 22, 29 या 1818, 1825? तो देखिए, 1820-27 के टाइम पे ये उधर जो है मद्रास के गवर्नर थे, और उसी दौरान इन्होंने जो वो व्यवस्था थी वो स्टार्ट करी थी, तमिलनाडु वगैरह के कुछ इलाकों से उन्होंने स्टार्ट करी थी। तो थॉमस मुनरो का देखते आगे क्या है। मद्रास के गवर्नर रहे, थोड़ा सा सन याद रखने में बहुत लोगों को डिफिकल्टी होती है, तो इसको बार बार देखना पड़ता है। राइट, दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली के हेतु रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, बेसिकली थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड का नाम आता है रैयतवाड़ी सिस्टम के लिए, और इस व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, अभी बताया मैंने आपको। और स्टार्टिंग पूछते रैयतवाड़ी सबसे पहले कहाँ से हुई थी? तमिलनाडु के बारामहल ज़िले में लागू किया गया था। उसके बाद धीरे धीरे ये आपका ईस्ट यूपी और यहाँ सब धीरे धीरे मद्रास बम्बई के कुछ हिस्सों में धीरे धीरे फैल गया था। ठीक है, जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम है? बताएं। अब ये थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा इतर है, थोड़ा हटके है, फिर भी बहुत लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक जिनका नाम था, या लॉर्ड कर्जन? तो बताइए, लॉर्ड डलहौजी इसका जो है वो सही आंसर है, क्योंकि जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के गवर्नर जनरल का नाम था, जो कि लॉर्ड डलहौजी था। ओके, 1848 में लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर बनकर भारत आया, और उसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयूज ब्राउन रैमजे था। देखिए, डलहौजी के साथ बहुत अच्छे वो नहीं काम जोड़े जाते हैं, व्यापकता का सिद्धांत, गोद निषेध सिद्धांत, ये सारी चीज़ें मिलाना, और कुशासन का आरोप लगा के अवध को अपने राज्य में मिला लिया, सब उल्टे सीधे काम करके इन्होंने अपने राज्य हड़प की नीति अपनाने वाले सारे काम किए। हाँ, कुछ अच्छा अगर हुआ तो भाई भारतीय रेल की स्टार्टिंग हुई इनके समय पे, और डाक तार, ये सब व्यवस्था, विद्युत तार वगैरह, ये सब स्टार्टिंग हुई। तो अगर कुछ अच्छा पर्सपेक्टिव देखेंगे तो ये सारी चीज़ें थी। ओके, कौन सबसे दीर्घ काल तक भारत का वायसरॉय रहा? बताइए भाई। लॉर्ड कर्जन, डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड मेयो? तो देखिए, यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है, जब आप टाइम पीरियड के साथ पढ़ते हैं किसी की क्रोनोलॉजी से और टाइम पीरियड के साथ, तो ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड कर्जन जो है वो सबसे लंबा कार्यकाल था। 1899 समथिंग में ये बने थे, और लगभग 1905 के आसपास तक इनको वायसरॉय बना रहना था। और बंगाल विभाजन जो है वो भी इन्हीं से रिलेटेड था, इन्हीं की घोषणा थी लॉर्ड कर्जन की। ठीक है, ब्रिटिश वायसरॉयों में भारत के विषय में सर्वाधिक जानकारी रखने वाले वायसरॉय लॉर्ड कर्जन। ठीक है, इनका सर्वाधिक दीर्घ कार्यकाल था। ठीक है, तो यहाँ प्रश्नगत विकल्पों में लॉर्ड कर्जन थे, 1899 से 1905, 7 वर्ष। ओके, अच्छा, ओवरऑल अगर पूछा जाए पूरे सारे वायसरॉयों में किसका सर्वाधिक था, तो ये भी एक क्वेश्चन अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, और इसका आंसर आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा।
ओके, फिलहाल लॉर्ड कर्जन हम जानते हैं जो 1899-1905, और इनको ध्यान रखिएगा कि ये बंगाल विभाजन के साथ ही रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन, सो 5th क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक गवर्नर संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? बेसिकली इस एक्ट के तहत आपने क्या बनाया हुआ था? हाँ, पुरातत्व विभाग जो था वो इसी एक्ट के तहत बना हुआ था। तो ये बताना आपको कब बना है, तो किसके मतलब किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ है। तो भाई ये ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड है, ये भी 1904 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, पुरातत्व विभाग इसी एक्ट के थ्रू। ओके, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत को धन देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था। ठीक है, तो ये आप जो अभी देखते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंग्लिश मीडियम, तो वो इन्हीं के द्वारा, इन्हीं की इस्टेब्लिश की हुई एक वो थी। अक्सर आपने पुराने किलों और वही सारी चीज़ें में देखा होगा, उसके बाहर उसका बोर्ड वगैरह लगा रहता है। ठीक है, निम्न में से किस वायसरॉय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर, भारतीयों गलत है क्या, भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां देना प्रदान करना शुरू हुआ? ठीक है, तो ये लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन। तो देखिए, भारतीयों के लिए राय और खान बहादुर जैसी उपाधियां थी, वो लॉर्ड लिटन के समय पे देना स्टार्ट की थी। लेकिन लॉर्ड लिटन का कार्यकाल बहुत विवादित एक घटना को जो है वो लेके आता है। आपने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पढ़ा होगा, जिससे ये लॉर्ड लिटन जो है वो रिलेटेड है। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां दी गई। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में ही पारित किया गया था। ठीक है, अनौद्योगिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? चलिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ये प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। तो बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, क्योंकि 1813 के एक्ट से फिर ये अनौद्योगिकरण वाली प्रक्रिया आप कह सकते हैं स्टार्ट हुई है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया। बिल्कुल सही, क्योंकि ये एकाधिकार जो एक स्पेसिफिक कंपनी को दे दिया गया था, उसको ख़त्म कर दिया, उसको छीन लिया, और जो है अब जो है लंदन का, यूरोप का कोई भी नागरिक जो है आराम से वहाँ पे व्यापार कर सकता है पूर्वी देशों के साथ, ऐसी व्यवस्था की गई। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन होगा सी, 1 और 2 दोनों। भारत में अनौद्योगिकरण की प्रक्रिया 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त करने के साथ ही शुरू हुई। ठीक है, बाकी सारा वही बातें हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके बाद में पढ़ सकते हैं। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो बताएं भाई, दक्षिण भारत में, थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। सर आर्थर कॉटन, कर्नल बेयर्ड स्मिथ, लेफ्टिनेंट ब्लेन, कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। तो जो लोग बता रहे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। सर आर्थर कॉटन जो है वो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था के अग्रदूत हैं, इन्होंने स्टार्ट करी थी। तो ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे और दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्था में उल्लेखनीय कार्य किया। ठीक है, कोई बहुत अच्छा ही कार्य किया होता है, इसीलिए उसका अग्रदूत और जनक इस तरह की उपाधियां उनको मिलती हैं। तो ध्यान रखिएगा, सर आर्थर कॉटन। मंगल पांडे की घटना हुई थी मेरठ, बैरकपुर, अम्बाला, लखनऊ। तो 1857 में जब वो पूरा कांड हुआ था, आपको पता है, वो चर्बी वाले कारतूस एंड ऑल। तो मंगल पांडे वाली घटना जो थी वो रिलेटेड विद बैरकपुर में जो है इन्होंने विद्रोह कर दिया था कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे धार्मिक और उसके सामाजिक नियमों के खिलाफ है। ठीक है, तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई, 1857 हम बार बार पढ़ते हैं। तो लखनऊ, झांसी, मेरठ, कानपुर। तो देखिए, मेरठ से जो है पहली, जब मंगल पांडे का ये वाला किस्सा हुआ, उसके बाद मंगल पांडे को फांसी दे दी गई लगभग 8 अप्रैल के आसपास। ठीक है, तो जब मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, जो है उसके बाद आपने जो है मेरठ में जो एक बटालियन थी वहाँ पे विद्रोह कर दिया। ठीक है, 10 मई को विद्रोह कर दिया कि अब तो लड़ाई जायज़ है, और वो लोग चल दिए दिल्ली की तरफ। ठीक है, पूरी बड़ी अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। बिपिन चंद्रा से आप जब पढ़ेंगे, बिपिन चंद्रा जो बुक है, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, 10 मई को मेरठ से आगाज़ हुआ है 1857 की क्रांति से, और यहाँ की 3री कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया और खुलेआम बगावत कर दी थी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा दंगे फसाद हुए थे।
1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। ये भी ज़रा सा हटके टाइप का क्वेश्चन है, तो देखते हैं। बंगाल, अवध, बिहार, राजस्थान। देखिए हमारा लखनऊ जो आज जो ज़माने में अवध कहलाता था, तो अवध से जो बेगम हज़रत महल नेतृत्व कर रही थी, उनके ही राज्य से सबसे ज़्यादा सैनिक सिपाही आए थे। कोई ऐसा घर बाकी नहीं था जहाँ पे लोग भर्ती ना होते हो सैनिक उसमें, तो वहाँ से सबसे ज़्यादा सिपाहियों ने भाग लिया था। ये है आपका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। पटना यानी बिहार, बिहार यानी रिलेटेड विद हैदर अली खान राजपूत, कुंवर सिंह, जुझार सिंह और कुशल सिंह। तो कुंवर सिंह का नाम सुनते ही आपको बिहार स्टक करता है दिमाग में, बिल्कुल सही है। राजपूत कुंवर सिंह जो है वो रिलेटेड थे पटना या बिहार में नेतृत्व देने से, ठीक है। जगदीशपुर के जमींदार थे, कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व दिया था और उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छिन गई थी, इसीलिए उन्होंने अपने रोष को अभिव्यक्त विद्रोह में कर दिया। अरे सबके अपने अपने कारण थे अलग अलग, और उसको संगठित रूप दे दिया 1857 की क्रांति ने, जिसको हम उसको सैनिक विद्रोह भी बोल देते हैं। तो बेसिकली वही है, अलग अलग टाइप का क्रोध था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार, ठीक है, यानी कि जिसने एक सरकारी फॉर्म दिया, मतलब सॉरी, इसको गवर्नमेंट रूप से, मतलब एक सरकारी व्यक्ति जो उसको स्वाधीनता आंदोलन को पुष्टि कर रहा है कि हाँ ये स्वाधीनता आंदोलन था, यानी कि किसकी बुक में ये माना गया था कि 1857 का आंदोलन स्वाधीनता आंदोलन था। आरसी मजूमदार, एसएन सेन, वीडी सावरकर या अशोक मेहता। तो अगर आपको याद हो, वीडी सावरकर की पुस्तक थी द वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, यही जो है वो पुष्टि करती है कि स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई थी 1857 की, ठीक है जी। वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। बाकी के अलग अलग देखिए जो राइटर्स थे, जो इतिहासकार थे, वो अपने अपने तरीके से कह रहे थे। वो लोग नहीं मानते थे कि ये एक स्वाधीनता संग्राम था या कोई लड़ाई थी। वो मतलब उसको अनेतृत्वहीन और बहुत सारी चीज़ें बोलते थे, लेकिन इन्होंने जो है उसको एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कह डाला था। किसने? वीडी सावरकर, ठीक है। ये हमारे ऐप पे चल रहे कुछ वही इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं जिसके बारे में आप शायद जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो इस नंबर पे आप नीचे दिए गए राइट साइड पे जो नंबर है, आप उस पर कॉल करके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया, बताइए। बिहार, पंजाब, सिंध, काठियावाड़। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा आंसर में चीट कर दिया गया है, यहाँ हाईलाइट कर दिया गया है इसको। तो हाँ, बिहार के जो आदिवासी समूह था उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था, ठीक है। आप थोड़ा सा इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पंजाब, सिंध और काठियावाड़ के रीजन में आदिवासी संख्या नहीं पाई जाती बहुत ज़्यादा, तो वो विद्रोह क्या करेंगे, ठीक है। तो बिहार के छोटा नागपुर पठार में हो और मुंडा जनजातियों ने 2022 में विद्रोह किया था, ठीक है। बस यही है। और छोटा नागपुर का क्षेत्र वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड में शामिल हो गया है। ये एक्स्ट्रा जानकारी जिसे आपको याद रखना है, ओके। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो भाई संथाल का नाम सुनते ही सिद्धू कान्हू तो हमें याद आ जाते हैं, लेकिन एक और नाम है जो इसके साथ जुड़ा रहता है, जो भैरव और चांद। ये दोनों हाईलाइट तो ये दोनों बंदे थे, ठीक है, लेकिन भैरव और चांद भी पीछे से जो है, इनका भी नाम आप देखेंगे स्पेक्ट्रम वगैरह अच्छी किसी किताब में, तो भैरव और चांद भी इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो बेसिकली ऑप्शन क्या होना चाहिए? सी, ए और बी दोनों, राइट। चलिए, 55-56 में हुआ संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती हैं। इसके नेता सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव नामक 4 भाई थे। तो ये बेसिकली 2 लोग हाईलाइट हो रहे थे, जो 2 लोग बाकी के थे वो भी बैकफुट में काम कर रहे थे, लेकिन कुछ बुक्स ने इनको जो है मेंशन करने की ज़रूरत नहीं समझी, पर आप ध्यान रखिएगा, ओके। निम्न घटनाओं पर विचार करिए और सही कालानुक्रम में लगाइए। चलिए बात करते हैं नील विद्रोह की। तो 1860 के समथिंग ये हुआ था नील विद्रोह, 1860, ठीक है। इनको सॉल्व करने का एक यही तरीका है कि आप इसमें सन वगैरह लिखते जाया करिए। सॉरी, मेरे मार्कर से उतना अच्छा मैं नहीं बना सकती। दक्कन विद्रोह जो है वो 1875 में हुआ है, ठीक है, 1875। चलिए, संथाल विद्रोह जो हुआ है वो 55-56 अभी हम पढ़ के आए। और सिपाही विद्रोह यानी कि 1857 का विद्रोह। तो बताइए सबसे पहले क्या हुआ? संथाल विद्रोह 1855, संथाल विद्रोह 2, फिर 1857 4, उसके बाद 2 4 1 3। तो 2 4 1 3 भाई, ऑप्शन नंबर डी ये है आपका सही कालानुक्रम। देखते हैं
चलिए, संथाल विद्रोह 1856, सिपाही 1857, नील विद्रोह 1807 और दक्कन में जो दंगे हुए 1875। तो ये आपका सही जो है वो सीक्वेंस है। ओके, भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जब पहला कदम उठाया गया तो पहला मदरसा खोला गया, ठीक है। तो मदरसा जो खुला था सबसे पहले मद्रास, बम्बई, अलीगढ़ और कलकत्ता में से कलकत्ता में वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो है पहला मदरसा खोला था, नाम ही था उसका कलकत्ता मदरसा। राइट, उसके बाद धीरे 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 इस दिशा में और भी कदम उठाए गए। तो पहला मदरसा 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में स्थापना की थी। सन भी याद रखना है, 1781 सन भी याद रखना है आपको। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए, जिसमें से संस्थान और संस्थापक को आपको मैच कराना है। बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स, क्या आपको लगता है? गलत, ये जोनाथन डंकन का था। कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स, अभी हमने पढ़ा, बिल्कुल सही। फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेस्ली, नहीं, अगर यहाँ लॉर्ड वेलेस्ली लिखा होता तो हम इसको सही करते। आर्थर वेलेस्ली का कोई लेना देना नहीं था फोर्ट विलियम कॉलेज से। तो राइट केवल 2 है, तो बी में हम टिक करेंगे। चलिए, बनारस का संस्कृत कॉलेज 1791 जोनाथन डंकन, कलकत्ता 1781 वॉरेन हेस्टिंग्स और फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड रिचर्ड पोल वेलेस्ली जो 1800 में था। बस इतनी ही गलती थी कि वहाँ आर्थर वेलेस्ली लिख दिया था। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? ये समाचार पत्र और मैगजीन से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम की जान है, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। गदर, केसरी, फ्री हिंदुस्तान और स्वदेश मित्र। तो देखिए, गदर जो है वो लाला हरदयाल से रिलेटेड है। केसरी जो है वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका थी, समाचार पत्र था। फ्री हिंदुस्तान इज रिलेटेड विद तारकनाथ दास और स्वदेश मित्र जो है दीनबंधु मित्र से रिलेटेड है। तो ये कुछ आपको एक्स्ट्रा जानकारी मैंने दे दी, मुझे थैंक्स आप कमेंट में कर सकते हैं, खैर कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं आगे इसका एक्सप्लेनेशन। लोकमान्य तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से 1881 में बम्बई से केसरी, ध्यान रखिएगा कहाँ से पब्लिश किया था, ये ज़रूर इंपॉर्टेंट होता है। बम्बई से केसरी और मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए थे। सन आप एक चोट मतलब इग्नोर कर सकते हैं फॉर मतलब इस रिगार्डिंग कि आप समाचार पत्र कौन से सन में निकाले गए, लेकिन हाँ, कहाँ से पब्लिश किए गए और किसने पब्लिश किए, किस भाषा में पब्लिश हुए, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस टाइप का रहता है एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन, तो वो आप यही देखने मिलता है कि यहाँ सन वगैरह को ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती है। ओके, अंतिम क्वेश्चन जो है सेशन का, हरिजन के प्रारंभ करता थे। तो भाई ये 100% एस्पिरेंट सही होना चाहिए आपका। हरिजन 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 किससे रिलेटेड है? तिलक, गोखले, गांधी जी, नौरोजी। तो हरिजन जब हम नाम पढ़ते हैं तो गांधी जी के अलावा और किसी का नाम ही नहीं आता। हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी की थी इन्होंने, ठीक है। काफ़ी हर्ट हो गए थे जब ये अम्बेडकर जी के साथ इनका वो पूना समझौता हुआ था, तब इनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ भाई एक वर्ग है जो बहुत ज़्यादा दब रहा है, वो हो रहा है, अत्याचार और पीड़न से ग्रसित है। तो फिर उन्होंने जाके हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। ओके, तो हरिजन स्टार्टिंग रिलेटेड विद गांधी जी। तो ये हमारे सेशन के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए देखिए, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन रह गया है। साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में मेंशन किया हुआ है, इंग्लिश में। हरिजन बंधु गुजराती में है, जहाँ बंधु लगा है वो गुजराती में है, और हरिजन सेवक जो है वो हिंदी में है। आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। सिर्फ हरिजन इंग्लिश में, बंधु गुजराती में और सेवक हिंदी में, ये 3 अलग अलग साप्ताहिक समाचार पत्र थे, ठीक है। एक और चीज़, समाचार पत्र दैनिक थे, मासिक थे या साप्ताहिक थे, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस। तो काफ़ी लेंदी चैप्टर हो जाता है अपने आप में ये, कि पहले आप पत्रिका से रिलेटेड आदमी का नाम याद रखिए, फिर वो पत्रिका कैसे थी, मतलब वो दैनिक थी या जो भी थी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, तो आज का ये सेशन हमारा कंप्लीट होता है। सेशन कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग सेशन एंजॉय करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में।